आज प्रश्नकाल में राज्यसभा के उपसभापति चुनाव की बात। राज्यसभा के उपसभापति पद के चुनाव में एनडीए के हरिवंश सिंह जीत गए। उनके सामने कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद मैदान में थे, लेकिन उनकी हार हुई। एनडीए ने बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर होने के बावजूद भी जीत के लिए जरूरी सीटों का जुगाड़ कर लिया। उपसभापति पद के लिए हुए चुनाव में मौजूदा 244 राज्यसभा सदस्यों में से 232 सांसदों ने हिस्सा लिया। इनमें से 125 सदस्यों ने एनडीए कैंडिडेट हरिवंश को वोट किया, जबकि कांग्रेस के बीके हरिप्रसाद को 105 वोट ही मिल पाए। इस तरह एनडीए कैंडिडेट ने 20 वोटों से जीत हासिल कर ली। 2 सदस्य जहां वोटिंग के दौरान गैर हाजिर रहे, वहीं विपक्ष के कई दलों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सवाल यह है कि कांग्रेस क्यों हार गई, बीजेपी क्यों जीत गई, और सवाल यह भी है कि क्या उपसभापति के चुनाव में जो हुआ वो 2019 का ट्रेलर है। विक्ट्री साइन दिखाते ये हरिवंश हैं। हरिवंश अब राज्यसभा में उपसभापति हैं। उनका सिक्का उस राज्यसभा में चलेगा जहां अभी तक मोदी का कुनबा कुछ खास नहीं कर पाया, लेकिन पहली बार राज्यसभा में मोदी ने विपक्ष के सामने से भरी हुई थाली खींच ली और पूरा विपक्ष देखता रह गया। कहा जा रहा है कि राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जो हुआ वो 2019 का ट्रेलर है। मतलब ये कि 2019 में भी नरेंद्र मोदी विपक्ष के सामने से कुछ इसी तरह कुर्सी खींचेंगे, क्योंकि 3 हफ्तों में राहुल गांधी की ये तीसरी बड़ी हार है। पहली हार तब हुई जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पद की दावेदारी छोड़ी। दूसरी हार तब हुई जब महीने दिन पहले तीसरा मोर्चा बनाने की जद्दोजहद में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की पार्टी ने राहुल के उम्मीदवार को राज्यसभा उपसभापति के लिए वोट नहीं दिया। तीसरी हार तब हुई जब विपक्ष का नेता बनते बनते राहुल पीछे छूट गए। इन 3 हफ्तों में समीकरण बहुत बने बिगड़े, लेकिन ज्यादातर बातें मोदी के फेवर में रहीं और राहुल गांधी के लिए भारी निराशा लाई। इसीलिए हरिवंश का जीत जाना और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्यसभा में पहुंचकर हरिवंश को बधाई देना, ये सिर्फ उतनी ही बात नहीं जितनी तस्वीरों में आपको दिखी। समाजकारण वाली दुनिया, उसका अनुभव एक है, राजकारण वाली दुनिया का अनुभव दूसरा है। एक सांसद के रूप में आपने सफल कार्यकाल के अनुभव सबको कराया है, लेकिन ज्यादातर सदन का हाल ये है कि जहां खिलाड़ियों से ज्यादा एम्पायर परेशान रहते हैं, और इसलिए नियमों में खेलने के लिए सबको मजबूर करना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन हरिवंश जी जरूर इस काम को पूरा करेंगे, और मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी उधर हो इधर हो सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी। ये चुनाव ऐसा था जिसमें दोनों तरफ हरि थे, लेकिन एक के आगे बीके था, बीके हरि, कोई ना बीके, और इधर थे इनके ऊपर आगे कोई बीके नहीं था। अब एक एक कर पिछले 3 हफ्तों का ब्यौरा देखिए, कैसे राहुल 2019 के साइकोलॉजिकल गेम में हारते जा रहे हैं और मोदी और उनकी रणनीति एक एक कर सफल होती दिख रही है। 2019 से पहले राहुल पर मोदी की पहली मनोवैज्ञानिक जीत। ये जीत हरि बनाम हरि की लड़ाई में मिली, जैसा कि खुद मोदी ने कहा। लेकिन न सिर्फ मोदी के लिए बल्कि राहुल गांधी के लिए भी राज्यसभा का ये नतीजा बहुत कुछ कह गया, क्योंकि कांग्रेस अगर जी जान लगा देती, रणनीति पहले बनाती, तो मोदी के लिए हरिवंश की जीत इतनी आसान नहीं होती। अब सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस 4 कदम सत्ता के करीब जाने के लिए 2 कदम पीछे हटी है, या वो सचमुच रणनीति में पिछड़ गई। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे हटी। दरअसल ऐसी बातें भी कुछ राजनीतिक हलकों में ही कही जा रही है, क्योंकि राज्यसभा में जो इक्वेशन था उसमें कांग्रेस इस हार को जीत में बदल सकती थी, जैसा बीजेपी ने किया। अब ये कैसे हो सकता था, जरा उसको आप समझिए। नवीन पटनायक को नीतीश के जरिए पाले में लाई बीजेपी। पहले आप देख लीजिए कि बीजेपी कैसे जीती, हम आपको ये समझा रहे हैं। नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल।
और उन्हें नीतीश के जरिए साधा गया, यानी 9 सांसद जो बीजू जनता दल के थे उन्हें अपने पाले में बीजेपी कर पाई। केसीआर जो कि नीतीश के जरिए पाले में उनको भी लाया गया, के चंद्रशेखर राव जिनकी पार्टी है टीआरएस, अगर उनको आप मिला दीजिए तो 3 वोट उनके यानी बीजेडी के 9 और केसीआर के चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस के 3 सांसद यानी 12 वोट यहां पर बनते थे जो बीजेपी ने नीतीश कुमार के जरिए अपने पाले में किए। अब बीजेपी ने एनडीए के लोगों को भी मनाया, रूठे हुए अकाली और शिवसेना को बीजेपी ने मनाया। अकाली के 3 सांसद थे, शिवसेना के 3, इनको अगर आप मिला दीजिएगा तो 6 सांसद बैठते हैं, यानी उधर भी काम किया, इधर भी अपने घर में भी स्थिति को संभाला। जयललिता की पार्टी, जयललिता तो अब नहीं है, पनीरसेल्वम कह लीजिए, उनकी पार्टी को बीजेपी ने अपने पाले में मिलाया, यानी एआईएडीएमके के 13 वोट हो गए। और ये कैसे मिले? लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद जो है वो एआईएडीएमके को दिया था बीजेपी ने कुछ दिन पहले। एआईएडीएमके बोली हम इसी के लिए अब बीजेपी के उम्मीदवार या कह लीजिए एनडीए के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे। बीजेडी के 9, चंद्रशेखर राव के 3, एआईएडीएमके के 13, शिरोमणि अकाली दल के 3 और शिवसेना के 3, इन सबको मिला दीजिए तो 31 वोट बनते हैं राज्यसभा के और यहीं से बाजी पलट गई। मतलब बीजेपी ने नीतीश के जरिए 12 वोटों के इंतजाम कराए, खुद अमित शाह ने अपने स्तर पर 19 वोटों का इंतजाम किया और कुल मिलाकर 31 वोटों का इंतजाम जैसे ही हुआ बाजी पलट गई। लेकिन बात इतनी सी नहीं, राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में अगर इतनी तिकड़म हो सकती है तो 2019 में क्या हो सकता है उसका अंदाजा लगाइए। केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के 3 वोट ये राहुल गांधी को मिल सकते थे, आंकड़ा हो जाता 108, क्योंकि 105 वोट बीके हरिप्रसाद को मिले ही। लेकिन वही केजरीवाल और राहुल जो 4 दिन पहले दिल्ली के जंतर मंतर पर तेजस्वी यादव के मंच पर एकजुट हुए थे, उन्होंने सदन में राहुल को वोट क्यों नहीं दिया? जवाब संजय सिंह से सुनिए। राहुल गांधी जी को अरविंद केजरीवाल जी से बात करनी चाहिए। अगर उनको वोट चाहिए तो हम अपना समर्थन देंगे। अगर आपको विपक्षी एकता की कोई जरूरत है तो हम आपको समर्थन करने के लिए तैयार हैं। जो आदमी अपनी पार्टी के लिए वोट नहीं मांग सकता वो अपनी पार्टी को जिताएगा कैसे, मुझे जरा बताइए। राहुल गांधी जी जो नरेंद्र मोदी को गले लगाने से परहेज नहीं करते, उनको अरविंद केजरीवाल से फोन करके अपनी पार्टी के लिए वोट मांगने में शर्म आ रही है। केजरीवाल की पार्टी सदन से वॉकआउट कर गई। अब ये महबूबा मुफ्ती है, इनके 2 सांसद हैं। ये दोनों वोट भी कांग्रेस को मिल सकते थे, इस नाम पर नहीं कि महबूबा को कांग्रेस को सपोर्ट करना था, बल्कि इसलिए कि उन्हें बीजेपी का विरोध करना था। लेकिन कांग्रेस इन वोट को भी अपने पाले में नहीं ला पाई, पीडीपी भी वॉकआउट कर गई। इसके 2 वोट जुड़ते तो कांग्रेस का आंकड़ा 110 हो जाता। इसी तरह केसीआर को अगर पहले राहुल गांधी फोन कर लेते तो उनकी पार्टी के 3 वोट मिल जाते, आंकड़ा 113 तक पहुंच सकता था। नवीन पटनायक के भी 9 वोट सैद्धांतिक तौर पर बीजेपी विरोधी उम्मीदवार को मिलने चाहिए थे। लेकिन बीजेडी और टीआरएस के वोट्स को मिला दीजिए तो ये 12 वोट भी एनडीए को मिले। यानी अगर ये वोट एनडीए को न मिले होते तो हरिवंश का आंकड़ा भी 125 से 12 घटाने पर 113 पर आ जाता और कांग्रेस के हरिप्रसाद का आंकड़ा 125 हो जाता। लेकिन सबसे पहले और सटीक चाल चलने में माहिर मोदी के खेमे ने राहुल गांधी को मौका ही नहीं दी। देखिए, जो सोए लोग होते हैं उनको जगाना आसान है, जगे हुए को जगाना बहुत कठिन होता है। विपक्ष ने राज्यसभा में उपसभापति के चुनाव में जो एकता दिखाने की कोशिश की थी वो एकता विफल हुआ। इसके 2 कारण हैं। एक तो विपक्ष के पास सर्वानुमति का कोई नेता नहीं है, दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। नेता और मुद्दा के अभाव में कोई एकता नहीं हो सकती है और विपक्ष की एकता बिखरी हुई एकता है और विपक्ष में जितनी पार्टियां हैं वे एनडीए की ओर अब देखना शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर राज्यसभा में इस बार भी वही हुआ जो गोवा मणिपुर में देखने को मिला। कांग्रेस सोती रही और बीजेपी ने बाजी मार ली। हालांकि कर्नाटक में कांग्रेस पहले से ही सचेत थी और शायद यही वजह थी कि उसने हारी हुई बाजी को भी पलट दिया और वहां पर उसने वाकई में बाजी मार ली। हालांकि आपको बता दें, विपक्ष के नेता दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी दरअसल विपक्ष के साथ कोई तालमेल बिठा ही नहीं पा रहे हैं, ना वो कोई मोमेंटम जनरेट कर पा रहे हैं और ना ही कोई टेम्पो। और यही वजह है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर अब राहुल हारते भी नजर आ रहे हैं मैदान पर। वैसे दावा यह भी किया गया है कि कहीं कांग्रेस इसलिए तो पीछे नहीं हटी कि उम्मीदवार नीतीश की पार्टी से था, लेकिन इसकी कोई वजह सीधे सीधे दिखती नहीं। कांग्रेस की रणनीति में कई ऐसी खामियां दिखी जिसे राजनीति में ब्लंडर कहा जाता है।
अब वो क्या है, जरा उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले ये देखिए कि बीजेपी की रणनीति में कांग्रेस के लिए कैसे फांस नीति साबित हुई। बीजेपी ने उपसभापति पद के लिए जानबूझकर जेडीयू को मौका दिया। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, चाहती तो अपना उम्मीदवार उतार सकती थी, लेकिन उसने जेडीयू, जो एक तरीके से क्षेत्रीय पार्टी कह लीजिए क्योंकि वजूद सिर्फ बिहार में है, उसे मौका दिया कि आप अपना कैंडिडेट लाइए। इससे क्या हुआ, जेडीयू का उम्मीदवार मतलब छोटे दल को सम्मान देने का मैसेज गया। बीजेपी सहयोगी दलों के बारे में सोच रही है, यह मैसेज गया। इसके साथ ही एक और चीज हुई कि एनडीए में नीतीश के बने रहने की तस्वीर फाइनल हो गई, यानी बीजेपी ने कहा कि हमें नीतीश कुमार आपकी जरूरत है, उन्हें उनकी महत्ता दिखाई और यहां पर भी बीजेपी ने एक तरीके से कांग्रेस से बाजी छीन ली। कांग्रेस कैसे चूकती चली गई, अब इसको समझिए। कांग्रेस ने सबसे बड़ी गलती की अपना कैंडिडेट चुनने में। कर्नाटक के बीके हरिप्रसाद को मैदान में उतारा। अब कर्नाटक का उम्मीदवार उतारने का मतलब यह था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनका उनसे कोई लेना देना नहीं, और कांग्रेस ने अगर किसी क्षेत्रीय पार्टी के नेता को मौका दिया होता जैसा बीजेपी ने किया तो तस्वीर अलग होती। कैसे, वो देखिए। अगर एनसीपी का उम्मीदवार उतार दिया होता कांग्रेस ने तो केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव को के जो 3 वोट थे वो उनके खाते में आ सकते थे, क्योंकि एनसीपी और टीआरएस की नजदीकियां हैं। जब तेलंगाना बनने की बात थी तो एनसीपी ने साथ दिया था। जब एनसीपी का कैंडिडेट होता तो केसीआर कैसे साथ खड़े नहीं होते, लेकिन कांग्रेस चूक गई। कांग्रेस फिर कैसे चूकी वो देखिए। ओडिशा से अगर उम्मीदवार होता तो नवीन पटनायक, जो कि ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, बीजू जनता दल के नेता हैं, उनके लिए नीतीश को समर्थन देना आसान नहीं होता, क्योंकि कैंडिडेट अगर ओडिशा से होता तो वो क्या कहते हैं अपने लोगों से कि हमने क्यों नीतीश कुमार या एनडीए के कैंडिडेट को समर्थन दिया। लेकिन कांग्रेस यहां भी चूक गई और उसने यहां भी गलती कर दी। अगर ओडिशा का कैंडिडेट उतार दिया होता तो बाजी पलट सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने यही सारे ब्लंडर किए। कांग्रेस के नेता को पता था कि कुंजी किसके हाथ में है, लेकिन उन्होंने कुंजी पाने के लिए कोई कोशिश की ही नहीं। इंडिया न्यूज के सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने दिग्विजय सिंह से बात की। उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। उपसभापति के चुनाव में विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह जी, कहां जुटी हुई? देखिए, इसकी पूरी कुंजी, चाबी जो थी वो नवीन पटनायक के हाथ में थी। जब नवीन पटनायक जी ने हरवंश जी को समर्थन दे दिया तो ये तो तय था कि उनका बहुमत हो जाता था। क्या आपको लगता है कि विपक्षी एकता को और मजबूत बनाने के लिए उन तक पहुंचना जरूरी था जो नहीं पहुंच पाए? ऐसा नहीं है, कोशिश तो की गई होगी, क्योंकि मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैं स्वयं इसमें शामिल नहीं था। साफ तौर पर 2019 में भी इसका असर पड़ सकता है, जो विपक्षी मोर्चा की बात कर रही थी। ऐसा है, मुझे विश्वास है कि 2019 में नीतीश जी उस विचारधारा का समर्थन नहीं करेंगे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की। यानी कांग्रेस ने एक नहीं कई गलतियां की। पहली गलती उसकी ये थी कि उसे लगा सबसे बड़ी पार्टी हम है तो हमारा ही उम्मीदवार होना चाहिए। दूसरी बड़ी पार्टी की उसने ये स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि किसी क्षेत्रीय दल को अगर आगे लाया जाए तो कैसे वोटों को हासिल किया जा सकता है। और तीसरी बड़ी गलती ये कि उसने आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश ही नहीं की ताकि विपक्ष को एकजुट किया जा सके और जो वोट मिल सके उसे हासिल किया जा सके। मैंने आपसे कहा था कि राज्यसभा के उपसभापति पद के लिए कांग्रेस की हार पहली नहीं, पिछले 3 हफ्ते में लगातार ये तीसरी हार है। पहली हार तो आपने देख ली, लेकिन दूसरी और तीसरी हार क्या है? दूसरी हार दरअसल वो है जिसमें विपक्ष ने 2019 के लिए राहुल गांधी को उम्मीदवार मानने से रोक दिया। राहुल को सामने करने वाली कांग्रेस को यह कहना पड़ा कि पीएम पद की दावेदारी चुनाव के बाद देखी जाएगी। तीसरी हार राहुल की तब हुई जब अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उन्होंने विपक्ष की कमान अपने हाथ में लेने का सुनहरा मौका गंवाया। राहुल ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोला तो खूब, पीएम मोदी के गले लगकर सुर्खियां भी बटोर ली, लेकिन उनकी एक तस्वीर ने सबकी एक कराए पर पानी फेर दिया जब वो अपने साथ बैठे किसी कांग्रेसी नेता को आंखों से इशारों में कुछ कहते दिखे थे। हरिवंश सिंह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव सिताब दियरा के रहने वाले। राज्यसभा का सदस्य बनने से पहले हरिवंश ने एकमात्र राजनीतिक पारी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के राजनीतिक सलाहकार के तौर पर खेली थी। सादा जीवन जीने वाले हरिवंश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। इंडिया न्यूज रिपोर्टर मनोहर केसरी ने हरिवंश की पत्नी आशा सिंह से इस जीत के बाद
हमारे साथ बातचीत करने के लिए हरिवंश जी की पत्नी आशा सिंह है, इनसे बात करते हैं। मैम, हरि बनाम हरि की लड़ाई में हरि की जीत हुई है, क्या कहेंगे? अच्छा लगा कि हरि की जीत हुई है, शायद ये डिजर्व करते थे, बस इतना ही। मैम, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की, पत्रकार, सांसद, अब उप सभापति, कैसे आप देखती हैं? मैं देखती हूँ अगर ईमानदारी से कोई भी व्यक्ति अपना काम करे तो शायद कोई भी ऊंचाई इतनी मुश्किल नहीं है, आसान है, पर बस अपने काम के प्रति वफादार और ईमानदार रहे तो शायद आप कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। हरिवंश जी के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, क्या पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हरिवंश जी जैसे बाहर है वैसे भीतर है, सब जगह की तरह। जी। तो क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से अब वो उप सभापति बन गए हैं, चुने गए हैं, तो ऐसे में वो राज्यसभा को लगातार हंगामे होते हैं, स्थगित हो जाती है, तो वो चला पाएंगे? उम्मीद करती हूँ कि अभी तक किसी भी संस्थान में उन्होंने हार नहीं मानी है, यहाँ भी शायद हार न मानी, अच्छी तरह चले। और पर्सनली वो कैसे व्यक्ति है? बहुत ही साधारण, बहुत ही सहज सरल, बस इतना ही। आज राज्यसभा के जिस उपसभापति चुनाव में हरिवंश जीते, उस उपसभापति के पास कितने पावर होती है, वो करता क्या है, इस बारे में खुद संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से सुनिए। जब सभापति उपस्थित न हो सदन में, तब उनके अनुपस्थिति में जो व्यक्ति अध्यक्षता करता है सदन की, वो उप सभापति होता है। अगर उप सभापति भी न हो तो फिर पैनल ऑफ चेयरमैन का कोई व्यक्ति करता है। लेकिन सबसे पहले सभापति के अनुपस्थिति में सबसे पहले ये दायित्व जाता है उप सभापति पर कि वो सभा की अध्यक्षता करे। और आपने देखा होगा कि राज्यसभा की अध्यक्षता अधिक समय तक उपसभापति करता है। ये कन्वेंशन चली आ रही है, अधिक समय वो करता है। यानी कुल मिलाकर उपसभापति का चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ा मैसेज है। उसे तय करना होगा कि वो फ्रंट से विपक्ष को लीड करना चाहती है या नहीं। उसे तय करना होगा कि अपने साथ जुड़ने वाली छोटी पार्टियों के लिए उसके पास कितना बड़ा दिल है। एक बात और, आज इधर राज्यसभा में इतनी बड़ी वोटिंग हो रही थी, लेकिन राहुल गांधी कहीं दलित विमर्श में लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, लेकिन हर बात का समय होता है। जब सदन में आपकी पार्टी फंसी है तो लीडर को बाजीगर की भूमिका में होना चाहिए। आखिरी वक्त तक जीतने की आस नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर में भी बाजी पलट जाए, इसकी कोशिश करते रहनी चाहिए। मोदी की टीम ये काम खूब करती है, लेकिन राहुल नतीजा आने से पहले हार मान लेते हैं। अगर ऐसा ही हुआ तो 2019 की लड़ाई में मोदी से जीतना राहुल के लिए नामुमकिन जैसा होता जाएगा। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही।